हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बिज़नेस इन्वायरमेंट का नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। कि अपनी क्लास आज की स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आज से BHU एमकॉम एंट्रेंस का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। जो एमकॉम के बच्चे मेरे साथ आज नए ऐड हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं बेटा, ये आपके एमकॉम लेवल के लिए भी इनफ है, सफिशिएंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो उसकी क्लासेस मैं आपको दे दूंगा। जो बीकॉम लेवल की क्लासेस अभी चल रही हैं, मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट का, अकाउंट्स का क्लासेस, वो आप कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल क्लासेस हैं, उसको भी आप लोग देखिए। प्लस हाँ, जैसे अकाउंट्स के आपके जो बीकॉम लेवल का अकाउंट है उसको अलग से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन जो बीकॉम कह सकते हैं कि इंट्रेंस के लिए क्लासेस अभी चल रही हैं, उन क्लासेस को भी आपको देखना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब एमकॉम लेवल का आप इंटरेस्ट देने जाते हो तो वहाँ पे आपका जो कॉमर्स एरिया से रिलेटेड है सारा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो बीकॉम लेवल पे जो क्लासेस चल रही हैं वो तो आपका क्या है कि आपका कॉमर्स से प्लस नॉन कॉमर्स कर सकते हो कि आपका जैसे करंट इकोनॉमिक्स और जनरल मैथ भी आ जाता है। एमकॉम लेवल में मैथ और करंट इकोनॉमिक्स नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग ये सारी क्लासेस देखते रहो। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है जो कि नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर से आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ। जो भी क्लासेस करता हूँ तो उसके क्वेश्चंस आपको ग्रुप में जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने चलते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का, जो कि हमारा एक 5th लेक्चर है, कि देखते हैं आज के क्या टॉपिक्स हैं। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले बेटा कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में एक्ट्स मीन्स कानून के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बताए थे कि बिज़नेस इन्वायरमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें हमें बहुत सारे एक्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो आज का जो मेरा पहला एक्ट है MRTP एक्ट, जिसका नाम है द मोनोपोलाइज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। अब इस एक्ट के बारे में देखते हैं क्या। इन 1964 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मोनोपोलाइज इंक्वायरी कमीशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 वाज पास्ड एंड कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1970। देखिए दो चीज़ें हैं, मोनोपोलाइज या हम कहें कि MRTP एक्ट जो है आपका 1969 में पास हो चुका था, लेकिन जो ये अप्लीकेबल हुआ मीन्स आप कह सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी बात जब आई, ये 1 जून 1970 में आया। और एक्ट पास होने का भी डेट आप याद रखिएगा बेटा, आगे दे रहा है दिस एक्ट पास्ड ऑन 18 दिसंबर 1969। मीन्स देखिए कोई भी एक्ट होता है हमारा पार्लियामेंट में पास होता है, आपको पता होना चाहिए कि मीन्स हमारे संसद में पास होता है, उसका पास होने का डेट और एक्चुअल में एप्लीकेबल होने में कई चीज़ों में डिफरेंस होता है। बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं बट एक्चुअल में एप्लीकेबल होने पे उनका डेट डिफर कर जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये एक्ट पास हुआ हमारा 18 दिसंबर 1969 को, और 1 जून 1970 से क्या हुआ कि ये आपका एप्लीकेबल हो गया। अब नाम से आप देख सकते हैं मोनोपोली, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे मोनोपोली, जहाँ पे क्या है कि सिंगल सेलर की बात होता है। मीन्स जहाँ पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से कि जो भी इंडस्ट्रीज है या आप कह सकते हो कि जो भी सेलर है वो मार्केट को डोमिनेट करता है, तो उसी चीज़ को क्या नाम से रिमूव करने के लिए मीन्स मोनोपोली मार्केट में ना होने पाए, कस्टमर्स के कह सकते हो कि हितों की रक्षा करने के लिए ये MRTP एक्ट लाया गया था 1969 में। तो अब देखिए आगे अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, कंट्रोल, ये क्या है, कंट्रोलिंग द मोनोपोलीज ट्रेड प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब कि कोई भी एक व्यापारी या एक सेलर हम कह सकते हैं या एक बिजनेसमैन कि पूरे मार्केट पे क्या करे, कंट्रोल ना कर ले। इस चीज़ से बचने के लिए क्या हुआ कि MRTP एक्ट लाया गया। फिर आगे बोला है रेगुलेटिंग रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। दूसरी चीज़ क्या है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या कि देखो बेटा कि व्यापार मीन्स आप कह सकते हो कि अगर बिजनेस का नॉर्मल सा डेफिनेशन देखोगे तो बोला गया कि बिजनेस क्या है, प्रॉफिट मोटिव है। मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप प्रॉफिट मोटिव, लेकिन साथ ही साथ ये भी वहाँ पे बात की जाती है कि वो प्रॉफिट मोटिव जो होना चाहिए कि अनफेयर नहीं होना चाहिए। मीन्स आप ऐसी चीज़ों का बिजनेस ना करो कि जो हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो, जो करने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा हो। जैसे हम कह सकते हैं गांजा या चरस का बिजनेस आप करो, ड्रग्स का बिजनेस करो, ये कहीं से भी आपके लिए कह सकते हो कि अलाउ नहीं किया गया हमारे यहाँ कि ये बिज़नेस आप कर सकते हो। तो प्रॉफिट तो इसमें है, तो यही चीज़ करा कि मीन्स कोई भी ऐसे
आप क्या कर सकते हो कि बिज़नेस ना कर सको कि जो हमारे सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, तो उसके लिए क्या किया गया है, MRTP एक्ट लाया गया। आगे देखिए इसकी और डिटेल्स में हम बात करते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दत्त कमेटी MRTP एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1969। अब ये भी याद रखिएगा कि कई बार कमेटीज़ के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कौन सी कमेटी थी, तो जो MRTP एक्ट लाने की बात थी, दत्त कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये क्या हुआ था, MRTP एक्ट आया है। करंट स्टेटस हम देखते हैं कि करंट में इसका क्या पोजीशन है। दिस एक्ट इज़ नॉट इन फोर्स इन इंडिया करेंटली एज इट वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2009। अब बात ये आ रही है कि बेटा देखो, अब आप सोचोगे कि सर ये तो एक्ट रहा ही नहीं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं, कि एक्ट ये पहले था, लेकिन 2002 में क्या हुआ कि आपका कंपटीशन एक्ट आया, जो कि फिर क्या किया, इसको 1 सितंबर 2009 से MRTP एक्ट को रिमूव कर दिया गया। तो क्योंकि वो सारी बातें उसमें कंपटीशन एक्ट में कवर हो गई, तो लेकिन हमें पढ़ना इसलिए है कि क्योंकि ये पहले हमारे यहाँ पुराना कानून रह चुका है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या है कि अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब अभी आपको जो आज एक्ट पढ़ाने वाले हैं, 1 बाय 1 आप देखोगे कि एक्ट्स आते गए, उसमें अमेंडमेंट्स होते गए, या न्यू एक्ट आया तो आपके पुराने एक्ट क्या हुए, रिमूव हो गए। मीन्स आगे जो एक्ट आ रहे हैं वो पिछले एक्ट को, मीन्स पुराने कानून को ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे यहाँ का कह सकते हो कि एक चैन है कि जब नए कानून बनते हैं तो पुराने कानून को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन हमें पुराने कानून को भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए कि अभी आप करंट में हो, कोई पुराना बिजनेसमैन है जो उस टाइम का, उस पीरियड में रहा है, जैसे आप कह सकते हो 1969 में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहे होंगे, तो उनके ऊपर तो उस टाइम वही कानून लगा होगा। तो आपके पास अगर सजेशन लेना आएगा तो आपको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट पे, देखते हैं। अब देखते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लागू था, मीन्स नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ MRTP एक्ट। तो पहला जो है, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अंडरटेकिंग ओन्ड बाय गवर्नमेंट। आप कह सकते हो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जा रही हो, मीन्स जिसमें आप कह सकते हो कि ओनर गवर्नमेंट हो। अब ओनरशिप की बात आती है तो आप कंपनीज में पढ़े होंगे कि जहाँ पे कंपनी का गवर्नमेंट, मीन्स जब भी बात होती है सेंट्रल एंड स्टेट दोनों का मिक्सअप होता है, तो वो 51% शेयर अगर दोनों कंबाइंड रूप से या सेपरेटली किसी भी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, तो क्या हो जाती है कि ओनर उस कंपनी की गवर्नमेंट मानी जाती है। फिर आगे बोला, कंपनी इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट। या कहने का मतलब केंद्र सरकार के कानून द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के कानून द्वारा कोई कंपनी इस्टेब्लिश की गई हो। ट्रेड यूनियंस मीन्स व्यापार संघ, ये भी इसमें नहीं कवर होते हैं। कंपनीज विच हैव बीन टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऐसी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेक ओवर कर ली गई हो, वो भी कंपनी इसमें नहीं आती है, मीन्स MRTP एक्ट में नहीं अप्लीकेबल होगी। फिर कंपनीज ओन्ड बाय रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है वो भी इसमें कवर नहीं होंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पढ़ाएंगे बेटा, तो वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में आपको बताएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के बारे में वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। फिर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मीन्स कोई भी जो वित्तीय संस्थान हैं वो भी इस एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला जो मेरा एक्ट है, फेरा, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, आप नाम से देख सकते हो कि यहाँ पे जो बात होने वाली है, एक्सचेंज मीन्स मॉनेटरी से रिलेटेड होने वाली है, उस पर कंट्रोलिंग की बात है। देखते हैं क्या है। द फेरा एक्ट वाज बेसिक लॉ ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल एंड वाज मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ फॉरेन कंट्रोल कंपनीज इन इंडिया। कि ये देखो बेटा, यहाँ पे जो बेसिकली बात कर रही है कि जो फॉरेन की कंपनियाँ हैं कि इंडिया के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। अब कंट्रोल कैसे होगा अभी हम आगे देखने वाले हैं, तो उनके बारे में ये फेरा एक्ट आपकी बात कर रहा है। मीन्स एक्सचेंज का मतलब यहाँ से आप देखिएगा मॉनेटरी एक्सचेंज की इंडियन करेंसी क्या हो कि फॉरेन करेंसी में चेंज की जाए, या फॉरेन करेंसी आपका इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए। एक तरीके से यहाँ हम बात करें बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की काम करने के लिए फेरा एक्ट को लाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो ले लो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। कि ऐसे प्रोसेस से पैसे को आप गुजार दो कि मीन्स वो पैसा ऐसे प्रोसेस में जाए कि आप कह सकते हो कि एक तरीके से देखने में ये लगे कि नहीं, हाँ उसका जो ओरिजिन है वो पैसे का जेन्युइन तरीके से आया है। यहाँ पे ब्लैक और वाइट मनी में आप फ़र्क कितना समझिएगा बेटा, कि ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसका आप ओरिजिन सही से ना बता पाओ, मीन्स वो पैसा आया कहाँ से है उसको आप डिस्क्लोज ना कर पाओ, तो उसी को ब्लैक मनी बोला जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं
फेरा वाज इनेक्टेड इन 1973 सितंबर 19 मीन्स 19 सितंबर 1973 को फेरा क्या हुआ था कि बनकर लागू हो चुका था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1974। अब देखिए यहाँ पे फेरा की भी बात आ रही है कि ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 1974 को ये लागू हुआ था। ठीक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा वाज टू प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ इंडियन करेंसी एंड टू मेंटेन प्रॉपर चेक ऑन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। देखिए हमने बोला ना कि फेरा मेन किस लिए आया कि जो मनी का ट्रांजेक्शन है मीन्स मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो उसको कंट्रोल करने की बात है। कि आप अक्सर देखते होंगे कि आपने यहाँ सुनने को आता है कि लोगों का क्या है कि फॉरेन में स्विस बैंक में अकाउंट्स है, तो इन सभी चीज़ों को मीन्स इंडियन करेंसी जो है वो फॉरेन में आप न ले जा सको और फॉरेन करेंसी इंडिया में न ले आ सको का मतलब ये नहीं कि आप परमिटेड नहीं है कि नहीं ला सकते हो, लाओ, लेकिन उसको एक तरीके से कर सकते हैं कि आप जेन्युइन तरीके से डिस्क्लोज करके लाओ कि हाँ वो पैसा कहाँ से आ रहा है या पैसा जो जा रहा है वो किस पर्पज़ के लिए जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इट वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा। अब ये बोल रहा है कि फेरा एक्ट जो है आपका ये फेमा के द्वारा रिप्लेस्ड कर दिया गया। अब अभी फेमा भी हम देखते हैं क्या होता है। अब देखिए अगला हमारा जो है फेमा कि फेमा की क्या बात है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देखिए बेटा हमने शुरू में बताया कि जो एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं वो 1 बाई 1 क्या हो रहा है कि जैसे जैसे नए कानून आ रहे हैं पुराने को ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन हमें पढ़ने सब है। तो वही चीज़ है। देखिए फेरा क्या हुआ, फेमा के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो फेमा क्या है, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये चीज़ आप याद रखिए कि आपको बहुत पहले भी हम बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब भी कोई कानून आप पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में जो ईयर दिया रहता है वो एक चीज़ को डिनोट करता है वो कानून इस ईयर में क्या हुआ था, बन के तैयार हो चुका था। लागू होने की बात अलग होती है, लेकिन किसी भी कानून को जब आप कर सकते हो पार्लियामेंट से पास कर दिया जाता है तो उसके साथ वो ईयर ऐड हो जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं। फेमा बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त 1998। ठीक, अब देखिए फेमा बिल जो आपका था एक गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में संसद में 4 अगस्त 1998 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आया कि फेमा बिल। अब बिल जान लो क्या होता है कि कोई भी कानून जब तक वो पास नहीं हो जाता पार्लियामेंट से वो बिल ही बोला जाता है। वो चाहे कंपनीज एक्ट जो आज हम लोग देखते हैं, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी एक्ट आप देखते हो बेटा, जब तक वो पार्लियामेंट में संसद में पारित नहीं हो जाता है, वो कानून का रूप नहीं ले लेता है, तब तक उसको क्या बोला जाता है, बिल बोला जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। एंड एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1999 दिसंबर 29 मीन्स ये फेमा एक्ट जो आपका था ये पार्लियामेंट में क्या हुआ कि पेश किया गया था कि 4 अगस्त 1998 को और पार्लियामेंट से पास किया गया 29 दिसंबर 1999 को। एंड इट इज़ अप्लीकेबल इन होल कंट्री। और एक फेमा एक्ट ऐसा है कि ये पूरे कंट्री में आपका अप्लीकेबल हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ कानून आते थे, अगर हम बात करें पिछले साल 5 अगस्त 2019 के पहले का स्थिति हमारे यहाँ ये थी कि बहुत सारे कानून ऐसे रहे हमारे यहाँ के कि जो कि पूरे कंट्री में नहीं लागू होते थे। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस आप दिया गया था, आर्टिकल 370-35 है, आप लोग जान रहे हैं। तो उसके थ्रू क्या होता था कि जो हमारे यहाँ के कानून होते थे वो पूरे इंडिया में तो लागू हो जाते थे, बट जम्मू एंड कश्मीर में वो लागू नहीं हो पाते थे। कुछ ही कानून ऐसे थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू होते थे। तो इसीलिए पहले जब हम कोई भी कानून पढ़ते थे तो वहाँ पे बात आती थी कि जैसे पार्टनरशिप एक्ट की बात आती थी कहाँ पे लागू होता था, तो ये होता था कि वो पूरे इंडिया में लागू है बट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। कंपनीज एक्ट की बात आती थी, लेकिन अब उसका स्टेटस चेंज हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये क्या था, ये फेमा जो था ये जिस टाइम आया मीन्स 1999 जब आया उस टाइम से ही ये पूरे इंडिया में लागू था। ठीक, इट अप्लाइज टू ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब फेमा देखिए किस चीज़ पे लागू हो रहा है, मीन्स किसके लिए आया कि बोला कि कोई भी ऐसी ऑफिस, कोई भी ऐसा ब्रांच या एजेंसी जो आउटसाइड इंडिया या ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कि जिसका कोई ऐसी कंपनी है कि जिसकी ब्रांच आप कह सकते हो कि फॉरेन में है, या कोई एक ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होके कंट्रोल कर रहा है उसको, तो उन कंपनीज़ के ऊपर, उन एजेंसीज़ के ऊपर या उन ऑफिसेज के ऊपर फेमा आपका एप्लीकेबल होता था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमा कि फेमा किस लिए आया।
टू अमेंड द रिस्ट्रिक्टिव लॉ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए कि जो हमारे यहाँ की पहले के कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज का लॉ था, उसको क्या किया गया कि अमेंड करने के लिए आया फिर टू मैनेज करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये इकोनॉमिक्स पे एक्सप्लेन करना है कि जब आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाएगा। तो या अभी आप ये जानते रहो करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए फेमा को आपका लाया गया। फिर टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड बाय इंडियंस। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि जो हमारे कह सकते हो कि एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब कह सकते हो कि आप एक तरीके से कि जो आपके विदेशियों से व्यापार होने वाले होते हैं उनकी बात कर रहा है कि मीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है उस चीज़ के लिए। फिर टू इंश्योर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज़ कि जो आपका बोल रहा है कि कैपिटल का मूवमेंट कहीं पे ब्लॉक ना हो, उसके लिए फेमा लाया गया। फिर आगे टू डेवलप एंड एक्सपेंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फिर अगला जो फेमा का मेन काम था कि इंडिया में क्या हो कि फॉरेन कंपनीज आके इन्वेस्ट करें, ये भी एक तरह से सपोर्ट कर रहा था। फिर नेक्स्ट टू प्रोवाइड ए सुटेबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी इकोनॉमिक आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था, तो उसी को और आगे एक्सटेंड कर रहा है फेमा कि एक ऐसा मार्केट आपका मीन्स एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको फेमा प्रोवाइड करा था कि ताकि ग्लोबल लेवल पे इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी क्या कर सके, बिजनेस कर सके। टू रिड्रेस डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। और ऐसे आप कह सकते हो कि विवादों का निपटारा करने के लिए कि जो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स करेंसी से रिलेटेड है उसको ख़त्म करने के लिए फेमा एक्ट आपका आया था। तो ये बेटा आज हम इतने जो एक्ट के बारे में बात किए हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर जब हम मिलेंगे और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी फाइनेंशियल बिजनेस एनवायरनमेंट का अभी 3 से लेक्चर या 4 लेक्चर और होने वाला है। फिर जो हम फिर से रिपीट करेंगे, इन एमकॉम के स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रीवियस लेक्चर भी देख लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है वो अपना क्या कर सकते हैं, मैसेज देंगे कि अपना नाम, फिर एमकॉम के लिए आपको ऐड होना है तो एमकॉम के लिए, बीकॉम के लिए तो बीकॉम, और आप कहाँ से हो, ये 3 चीज़ मीन्स अपना नाम, आप अपना बैच या बीकॉम या एमकॉम, और आप अपना प्लेस आप व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे भी ऐड होने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। मीन्स ऑल फैसिलिटीज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करोगे और घर बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस या एमकॉम एंट्रेंस जो भी आपका एम है उसमें आप क्या पूरी एनर्जी के साथ अपना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते हुए उसको क्वालिफाई करोगे। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।